हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो देखो, मैंने सोचा हुआ था कि दिसंबर में आपके लिए बायो का प्लान ज़रूर लेके आऊँगी कि कैसे आप बायो में स्कोर कर सकते हो 360/360। तो चलो, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि दिसंबर में मेरे को आपके लिए प्लान ज़रूर लाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ें आपको लगती है कि आप नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ इनमें से कुछ पॉइंट्स है वो अपनी प्रिपरेशन के उसमें ज़रूर डाल लेना, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो इसमें मैं कुछ आपको ना मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट की जब बात स्टार्ट होगी, तो देखो, सबसे पहले पॉइंट यही है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको अब इस टाइम अपने डिस्ट्रैक्शंस है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम, या आप ले रहे हो या उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो प्लीज़ उसको आप अब कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों से दूर चले जाओ। अपने आप को उन चीज़ों से बिल्कुल अलग कर लो। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, क्या पता आपके दिमाग में एंग्ज़ायटी आ रही हो, ठीक है? तो सबसे पहले मेन बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करो। ज़्यादा भगदड़ी है या एंग्ज़ायटी वग़ैरह है, या फ्यूचर के बारे में अभी से बैठ के सोच लेना, हाय मेरे कैसा हो एग्ज़ाम होगा? क्या मैं इतना स्कोर भी कर पाऊँगा? क्या मेरे बायो के क्वेश्चंस हो पाएँगे? प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, ये तो देखो फ्यूचर की बात है ना। और वो फ्यूचर भी कब जाके बनेगा, जब आप अभी अपने प्रेज़ेंट में उसके लिए अच्छे से अपनी स्टडी को दोगे। तभी तो आप जो आप चीज़ें सोच रहे हो कि मेरे इतने स्कोर आ जाए, या मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो जब ही हो पाएगा। सोचने से कुछ नहीं होगा। सिंपल एक सीधा-सा सॉल्यूशन होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करना है। आपका मेन काम क्या है इस टाइम? आपका मेन काम यही है कि आपको एक प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। गाइस, फिर भी आपको अगर डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि देखो, जो भी आपके जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बने होते हैं, एमबीबीएस के शॉर्ट्स होते हैं, नीट मोटिवेशन को लेके, एम्स मोटिवेशन को लेके, जो भी होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स से डले होते हैं, आप उनको देख लो। इसके इसकी वजह से आपको क्या होगा, थोड़ा सा बूस्टअप हो जाओगे। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि आप किस लिए इस जर्नी में लगे हुए, किस लिए आपको एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप स्क्रॉलिंग ही करते चले जाओ। बस आपको थोड़ी देर के लिए इसको देखना है। इनर मोटिवेशन की भी आपको नीड है। देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी अपने रजिस्टर का कॉर्नर ले लो, या कोई भी एक पेज ले लो, वहाँ पे आप ये ज़रूर मेंशन करो कि अभी आपकी लाइफ कैसी है, बिफोर नीट के एग्ज़ाम से पहले आपकी लाइफ कैसी है, और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, तो आफ्टर आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। इसकी वजह से पता है क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा इनर मोटिवेशन ये आएगा कि हाँ, मेरी लाइफ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करके कुछ चेंजेस ज़रूर आने हैं। तो आप क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओगे, और कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी। अब मैं 3 टिप्स बताती हूँ कि आपको अगर बायो में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, तो आपको क्या-क्या टिप्स है वो फ़ॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फ़ोकस करना है, ठीक है? सेकंड क्या है कि हम क्या गलती करते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते एडुकेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जितनी हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है, ना कि थ्योरी बेस्ड है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। और हम क्या करते हैं कि रिवीजन है, चैप्टर को रिवाइज नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अपना शेड्यूल बनाना है कि अगर आपने आज कोई चैप्टर किया है, तो उसको आप वीकली में ज़रूर रिवाइज करो, फिर आपको मंथली उसको थोड़ा-थोड़ा रिवीजन में लेते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी कंसेप्ट सीखे थे ना, उसको आप भूलोगे नहीं। नहीं तो पता क्या होता है, मान लो आपने आज कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, और अगर वो कंसेप्ट आप 4 से 5 महीने के बाद अगर उसको दोबारा से देखोगे, तो 110% उसमें से आपको चीज़ें इतनी हैं कि वो भूल जाओगे। फिर आपको वही होगा कि आपको फिर से दोबारा वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, ठीक है? फिर से आप देखोगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपनी रिवीज़न को थोड़ा-थोड़ा अपने डेली के शेड्यूल में डालते हुए चलो, जो भी आप पुराना कर चुके हो, उसको आप रिवाइज़ में ज़रूर रखो, ठीक है? जैसे आपको अप्रोच लेके चलनी है किसी भी चैप्टर की कि हाउ टू अप्रोच द चैप्टर। देखो, आपने मान लो कोई चैप्टर ले लिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स वाला आपने कोई चैप्टर ले लिया, आप क्या करोगे, उसके लेक्चर देखोगे। लेक्चर अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आप कोचिंग से देखोगे। साथ के साथ फिर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। अगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एनसीईआरटी के साइड वाले जो स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या आपके जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, अगर आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं, तो वहाँ लिख लो, या आपकी जो नोटबुक है उसमें आप नोट्स को बना लो, ठीक है? उसके बाद आपको उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद क्या करना है, आपको डीपीपी लगानी है, मॉड्यूल्स है, अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो आप मॉड्यूल्स लगा लो।
तो डीपीपी होती है, पीवाईक्यूज होते हैं, वो आप कर लो, ठीक है। और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप चैप्टर का टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। और रिवीजन तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फिर रिवीजन भी करना है, उस टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, ठीक है। रिवाइज तो आपको रखना ही रखना है। देखो, कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, आपको रिवीजन अपने डेली के बेसिस पे रखने ही होंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करें, कि हमारी एनसीईआरटी की अप्रोच कैसे होनी चाहिए? तो देखो, आपको क्या करना है, कोई भी आपने कोई मान लो लेक्चर देखा है, तो आप उसके साथ ही अपनी जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर को साथ में रीड करते हुए चलो। हाइलाइट करो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी आपको रेलिवेंट पॉइंट लगते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रंग बिरंगा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपके जो रेलिवेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं को ही आपको हाईलाइट करना है और रिवाइज करना है आपको, देम अलोंग विद द नोट्स, ठीक है। आपको अपने नोट्स को साथ में रख के चलना है, आपको एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना है, फिर उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, वो ज़रूर देखो, ठीक है। और हाँ, अगर ऐसा हो लगे कि आपको यार मैं तो ना बार बार, देखो एनसीईआरटी आपको ना इतनी बार रिवीजन करनी है। वैसे तो देखो 10+ आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको चीज़ें याद रहेंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ पर कौन सा पॉइंट्स है, और ठीक है। लेकिन कई कई टॉपर्स होते हैं, उनके मैंने इंटरव्यू देखे, तो उनके अकॉर्डिंग यही होता है कि देखो, आपको इतनी एनसीईआरटी पढ़ लो कि वो एनसीईआरटी जब तक फट ना जाए ना, तब तक आप समझ लो कि आपकी रिवीजन तो हुई ही नहीं है अच्छे से, आपने बायो को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। तो ठीक है, उसकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि वो फट गई हो, ठीक है। तो भाई आप क्या कर सकते हो, अगर आप बोर हो रहे हो, अब आप बोलोगे दीदी बार बार एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, बार बार हमसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो देखो, आप अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि मैंने एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज़ करा था। देखो, मैंने क्या किया था कि मेरे पास ना एलन के एनसीईआर है, एलन की जो हैंडबुक है और बायोलॉजी एट ग्लैंस है, ये मेरे पास है, ठीक है। ये मेरे पास सारा का सारा एलन का मटेरियल है, ठीक है। मैं क्या करती थी कि मैंने अपना टाइम रख रखा था कि मैं मॉर्निंग में क्या करती थी कि मेरे को देने थे 30 मिनट्स कि मैं एलन की एनसीईआर है और हैंडबुक है, उसको अपना डेली का एक चैप्टर को ज़रूर रिवाइज़ करते हुए चलूँ, ठीक है। और ये एक चैप्टर मेरा स्टार्टिंग में था, जैसे जैसे डे इंक्रीज़ होते जाए तो मैंने चैप्टर्स के जो चैप्टर्स है वो मैं इंक्रीज़ करती हुई चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग बूस्टअप ज़रूर करना होगा, क्योंकि देखो ये स्पीड वाला एग्ज़ाम है। आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही 3 घंटे में अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ठीक है, क्योंकि देखो जो एनसीईआर है उसमें क्या है कि फिलिप्स में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हैंडबुक को भरोगे आपके आपको पता है कि आज जो पैटर्न चल रहा है उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग या असर्शन रीज़न है, ये सब सारे के सारे जो पैटर्न के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। और आप अगर अच्छे से अपने जो रिवीजन के पार्ट को ही बदलोगे तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी जो आपको करना है ना वो कर लो। ऐसा नहीं है कि जब आपके एग्ज़ाम के 1-2 मंथ बचे आप जाके बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बना ले कि यार अब तो अब मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं करना है। जो भी आपको प्लान करना है अभी से करना है। 1-2 मंथ पहले आपको कोई भी नया तरीका नहीं फ़ॉलो करना है, ठीक है? देखो, आपको रिवीज़न कैसे करना है? रिवीज़न करने के लिए आपको ऐसे करना है कि देखो, रिवाइज़ कैसे करोगे? आपको देखो, एक तो आपका रिलायबल सोर्सेज़ होने चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि आप इधर से करो, उधर से कर रहे हो। जैसे देखो एलन के हैं या भई आकाश के मॉड्यूल्स वग़ैरह होते हैं। ये क्या है, यहाँ पे जो आंसर्स दिए होते हैं ना वो बिल्कुल राइट दिए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है और आपको सोचना पड़े कि यार अब ये कहाँ से मैं देखूँ कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसलिए कि आप रिलायबल सोर्सेज़ से अपने रिवीज़न को रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है कैसे करो? हमें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी कि आपने एक बुक को रखा, पहले एक-एक क्वेश्चन को करते चले गए, उसका साथ के साथ आंसर देखते चले गए, ऐसे नहीं करना है। एक नोटबुक लो अपनी, जहाँ पर भी आप मतलब आप अपनी एक नोटबुक लो और उस नोटबुक में आपको मान लो कि आज मुझे अभी 1 घंटे के स्लॉट में मुझे 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बायो के लगाने हैं। तो आप सीक्वेंस वाइज़ पहले 100 तक सारे के क्वेश्चंस को लिखते हुए चले जाओ। 1, 2, 3, 4 सारे एक-एक जो क्वेश्चंस के नंबर है वो आप मेंशन करते चले जाओ। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, सबके वहाँ पे आंसर लिखने हैं और फिर एक साथ जाके बाद में आपको आंसर्स को चेक करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे आपको ये भी पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है? तो ज़रूर इस पे काम करना, एक बार करके देखना। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी।
फिर आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने रिवीजन के लिए आपको पहले पीछे भी बताया है। और यहाँ भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप क्या करो कि अगर आप किसी भी सब मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, आप उसके सब्जेक्ट से बोर हो गए हो, तो अपने साथ में आप बायो की बुक को ज़रूर बायो की बुक है या बायो के नोट्स अपने पास ज़रूर रखो। जब भी आप किसी सब्जेक्ट से बोर हो रहे होते हैं ना, तो आपको अपना टाइम अगर ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी, तो वैसे ही मैं बोलूँगी अब टाइम भी नहीं है आपको, एक-एक मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उस टाइम क्या करो, अपना जितना भी आपके पास जो बायो की नोट्स है, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो, मान लो आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स पढ़ के आपको ब्रेक भी लेना है, तो आप उस टाइम क्या करो, एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर लो। देखो बायो की एनसीईआरटी तो आपको बहुत बार रिवीजन में डालना होगा, तो यही एक बेस्ट तरीका होता है कि अलग से तो देखो आपको फिर भी टाइम निकालना पड़ेगा बायो के लिए ना। आपका एक 3 घंटे का स्लॉट ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर आप बायो का नया चैप्टर है या जो भी ना आपको नई चीज़ें करनी है, उसमें से आप उसके लिए अलग से स्लॉट ज़रूर निकालोगे। लेकिन ये उस चीज़ के लिए टाइमिंग है कि आपके सब्जेक्ट के बीच में बोर हो रहे हो, आपको बायो करनी है, तो ये उस टाइम का स्लॉट है कि जो आपके पीछे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं ना, उसको आपको रिवीजन में डालना है ना। तो ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टाइम के स्लॉट होते हैं, जहाँ पर आप क्या करो कि अपनी बायो को रिवीजन में करते हुए चलो। इससे आपको ये भी रहेगा कि आप पुराना है उसको भी रिवीजन में करते हुए जा रहे हो, ठीक है। आपको डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन के लिए आप क्या करो, रिकॉलिंग मेथड करो। अगर आपने कोई भी चैप्टर किया है, मान लो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है आपके पास या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, अब आपको क्या करना है, अपनी नोट्स को, एनसीईआरटी को सामने रखना है, फिर अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लो और एक बार रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करो कि हाँ, मैंने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा था। और उस रिकॉलिंग के साथ-साथ आप क्या भी कर सकते हो, एक छोटा-सा रफ पेज ले लो, वहाँ पर भी आप उसको लिखते हुए चल दो कि हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, ये मेरा टॉपिक है, ये मुझे याद है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि रिकॉलिंग पावर आपको पता चलेगी, आप कितना रिकॉल रखते हो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में 3 घंटे का होता है, वहाँ पे आपको एक-एक, ऐसा नहीं है कि आपको एक-एक चैप्टर ही वहाँ पे जाके उसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं, आपको पूरा सिलेबस वहाँ पे करना होता है, तो वहाँ पे आपकी रिकॉलिंग पावर वो जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपको याद रहेगा कि किसका आंसर क्या है, मैंने क्या रीड किया था, क्या मैंने पढ़ा था। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप रिकॉलिंग वाला मेथड है, उसको यूज़ करो और फिर उसके बाद ये देखो कि इसमें क्या-क्या टॉपिक बच गए हैं, फिर अपने नोट्स से अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करो और उसमें जल्दी-जल्दी देखो कि हाँ, भई इसमें मेरे क्या-क्या टॉपिक रह गए हैं। इससे आपको ये रहेगा कि ये टॉपिक मैं भूल जाता हूँ और इसको मुझे बार-बार रिवीज़न में डालना है। ठीक है, इसके लिए आप एक रूल फ़ॉलो कर सकते हो, 147 रूल। इसके वाला रूल है वो अप्लाई करो। इसमें आप क्या करोगे कि आज आपने मान लो कोई चैप्टर रिवीज़न किया है, सॉरी आज आपने कोई चैप्टर किया है, तो नेक्स्ट डे आप उसका रिवीज़न करोगे, फिर 4th डे और फिर 7th डे। इससे क्या होगा कि आपको वीक में उस चैप्टर को आपने 3 बार रिवाइज़ कर लिया, फिर आपको उसको मंथली के स्लॉट में डालते हुए चलना है कि आपको उसको मंथली करना है। ठीक है? अब देखो आपको टिप्स, जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए आपको कैसे करना है, तो देखो टेस्ट के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो भई देखो वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। तो अब अगर आपने टेस्ट नहीं देने शुरू करे हैं, तो प्लीज़ अपने टेस्ट हैं उनको आप देना प्रॉपरली वे में शुरू कर दो। टेस्ट से क्या होगा कि आपने जितना भी टॉपिक कर लिया है ना, उसकी आपकी रिवीज़न होती चली जाएगी, ठीक है? इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप जितना आपने पीछे का टॉपिक पढ़ा था, वो एक्चुअली में आपको समझ में भी आया है, नहीं आया है। क्या पता आपको ऐसा हो गया आपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं है, तो वो आपके जो टेस्ट है ना, वो हेल्प करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर में आपको कुछ आता भी है या नहीं आता है, या मेरा वीक पॉइंट क्या रह गया या मैं क्या चीज़ को भूल रहा हूँ, ठीक है? और मैं प्रेफ़र करूँगी भई ऑफ़लाइन है, ऑफ़लाइन टेस्ट दो, क्योंकि देखो ओएमआर प्रैक्टिस आपका पेपर होता है, तो आपकी ओएमआर की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और मल्टीपल इंस्टीट्यूट के टेस्ट की प्रैक्टिस करो। देखो वैसे तो लगभग जो टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो सब में सेम ही होते हैं। लेकिन मल्टीपल इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और अच्छे इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे एलन है, आकाश है, पीडब्ल्यू के भी सोर्सेज़ अच्छे हैं। क्योंकि देखो मैंने तो अपना पीडब्ल्यू के ही मटेरियल से अपनी स्टडी करी थी, पीडब्ल्यू और एलन के, ठीक है? एक नीट प्रेप से भी आता है, उसके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? टेस्ट तो आप कहीं से भी कर लो, जितनी भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको नए-नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है? और आप इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ना, इतने टेस्ट दे लो, इतने मॉक टेस्ट दे लो कि आपको एक टाइम आके ऐसा लगने लगा कि यार मैंने तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार कर लिया है। ठीक है गाइज़? और लास्ट में आपको मैं टिप्स देना चाहूँगी कि आपके शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलो, क्योंकि एग्ज़ाम का जब लास्ट के आपके 15 से 20 डेज़ बचेंगे, वहाँ पे आप पूरी बुक्स को लेके नहीं पढ़ सकते हो। आपके ये शॉर्ट नोट्स हैं, यही हेल्प करेंगे। इन्हीं को आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम में एक रिवीज़न वाला स्लॉट है, वो करके जा पाओगे। ठीक, स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ आपको क्या करने हैं,
पेपर देने हैं, कुछ आप लेंथी पेपर दो, कुछ आप शॉर्ट्स पेपर दो। और लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपकी जो बायो की एनसीईआरटी है, सिर्फ आपको इस पे ही फोकस करना है, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो मैं यहाँ पर आपको अवॉइड करूँगी, आप इसकी मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ मत करो, ठीक है। मॉड्यूल टोटल टाइमली वेस्ट है। आजकल जो पेपर का पैटर्न है उसमें जो मॉड्यूल है बहुत ज़्यादा चीज़ें दी होती है, वो आपको करने की कोई नीड नहीं है। लास्ट में आपको बोलूँगी कि चैम्प्स, आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी इस जनवरी के लिए। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।